नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज आपके लिए क्लास 12 की लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ, दैट इज जो हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरी तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस कर लिया था कि स्पर्म फॉर्मेशन बेसिकली किस तरह से होता है, और ये भी पढ़ लिया था कि कौन सा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, कौन सा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। तो लगभग सारी बातें हो चुकी थी अबाउट द स्पर्म, लेकिन बेटा बात अधूरी रह जाएगी। स्पर्म 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 किया और बेटा स्पर्म का स्ट्रक्चर ही ना पढ़े। तो एक अच्छा सा डायग्राम जो है आपके एनसीईआरटी में दे रखा है पेज नंबर 48 में, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। कहाँ दे रखा है? पेज नंबर 48 पे दे रखा है। ठीक है जी। देखिए, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखिए, मैं एक एक लाइन जो होती है एनसीईआरटी को आपको बताने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपका बोर्ड प्लस नीट जो भी आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे स्किप ना हो। आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए, और अगर आप मेरी क्लासेस लगा रहे हो तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। 300 से 340 के आसपास नंबर आ सकते हैं, क्योंकि देखो बेटा, बेसिकली जो एनटीए है वो आपका जो सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी ही है। तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अगर आप इंपॉर्टेंट और अच्छे तरीके से कर ले जाते हो तो क्या होगा बेटा जी, आपका सारा चीज एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही कंप्लीट होगा। जो मैं एक एक चैप्टर को डील करूंगा, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी को मैं डील करता रहूंगा। ठीक है, तो काइंडली मुझे भी आप सपोर्ट करते रहें। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को पूरी तरह से डिटेल में अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो बेसिकली स्ट्रक्चर है स्पर्म का वो क्या है बेटा? एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्कोपिक बोले तो बेटा ये हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको देखा गया है और बनाया गया है बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके जी। तो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? माइक्रोस्कोपिक। ओके जी, काफी छोटी बेटे सेल है ना। देखिए क्या है, स्पर्म क्या है? एक सेल है। एक क्या है? एक सेल है। तो सेल क्या होती है? माइक्रोस्कोपिक। तो स्पर्म भी क्या बेटा? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, जिसके बेसिकली 4 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कितने होंगे? 4 डिफरेंट पार्ट्स। जैसे अपने को याद कर लो, अपना देखो, ये क्या है? हेड। ऊपर वाला क्या है बेटा जी? हेड। नीचे ये क्या लगी हुई है? गर्दन। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनकी गर्दन नहीं होती है। अगर आप लोग कपिल शर्मा में देखते होंगे तो एक मोटा आता है, उसकी गर्दन गायब है। ठीक है, तो उसको नहीं। ठीक, तो हेड, नेक, और ये जो पूरा हमारा पोर्शन है, देखिए पूरा ये जो होगा जहां पे हम खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये हमारा मिडिल पीस। क्या है बेटा जी? मिडिल पीस। और नीचे लेग हो गया, तो क्या हो गया बेटा? जिससे हम चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, तो उसको बोल दिया। देखो, हमारी में टेल नहीं होते, हमारे में लेग्स होते हैं। तो इसी की तरह एक सिमिलर स्ट्रक्चर है आपके स्पर्म का। देखिए बेसिकली 4 कितने बेटा? 4 पार्ट्स में डिवीजन है। सबसे ऊपर में होगा बेटा जी हेड पोर्शन, देन देयर विल बी द नेक रीजन, देन थर्ड दैट इज द मिडिल पीस, और फोर्थ जो हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज बेटा टेल। तो जो स्पर्म होगा एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर में बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होगा हेड, देन होगा नेक, देन होगा मिडिल पीस, और तब होगा बेटा जी टेल। तो पहले ये बातें नोट करेंगे आप। तो आप लोग समझ चुके हैं कि स्पर्म जो होगा एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, और इसके बेसिकली कितने पार्ट्स होंगे? 4 पार्ट होंगे, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। जो सेकेंड लाइन आप देखेंगे एनसीईआरटी की, तो कहती है कि पूरा का पूरा स्पर्म जो होगा उसके चारों तरफ यानी कि आउटसाइड में एक मेम्ब्रेन होगी। कौन सी मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चारों तरफ इसके देखिए ये पूरी तरफ से कवर्ड होगा चारों तरफ। ये आपका क्या होगा बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वाई? देखिए बेटा, कोई भी होगी सेल है, जैसे मान लीजिए कोई भी, यहां पे मैंने बना दिया था, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए स्पर्म भी क्या है? सेल। क्या बेटा? सेल है। जैसे ये है स्पर्म भी है क्या?
एक सेल ही तो है, तो सेल का सबसे बाहर वाली लेयर या तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये होगी बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अरे दिख रहा है, बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस। अरे दिख रहा है। तो कोई भी सेल होगी उसका आउटर मोस्ट कवरिंग जो होगा क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आपका स्पर्म भी तो एक सेल ही है ना जी, तो सेल के सबसे बाहर में जो एक इनवलप होगा जो उसको चारों तरफ से ढक के रखेगा, दैट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। ठीक है जी। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे। जो जब आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, चूंकि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, सबसे ऊपर वाला पोर्शन है बेटा हेड, देन उसके नीचे नेक, देन देयर विल बी द मिडिल पीस, देन आपका ये एक टेल दिख रही है, लंबी टेल दिख रही होगी, दैट इज द टेल रीजन। अब बेटा जी जब आप स्पर्म का हेड देखोगे, हेड तो उसका हेड जो होगा ना एक मिसाइल की तरह है, मिसाइल रॉकेट लॉन्चर की तरह, ये ऐसे है एकदम रॉकेट की तरह है, क्योंकि इसको बेटा बहुत सारे काम करने हैं, इसको रॉकेट की तरह जाना है और धज्जियां उड़ाना है। किसकी बेटा, धज्जियां नहीं उड़ाना है, बेसिकली जो एग है उसके अंदर में घुसना है। तो इसके सर के ऊपर एंटीरियर साइड पे ध्यान रखिएगा, सर के ऊपर हेड रीजन जो है, हेड रीजन के ऊपर कुछ इस तरह सा रॉकेट जैसा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, रॉकेट की तरह। ये जो रॉकेट जैसा स्ट्रक्चर होगा यही मदद करता है बेटा किस चीज में, आपके स्पर्म को एग में घुसने में, एंट्री मारने में मदद करता है, ये जो रॉकेट जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये रॉकेट जैसा स्ट्रक्चर है क्या, जो कि एंटीरियर पोर्शन ऑफ हेड में है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्रोजोम। क्या बोलेंगे बेटा जी, एक्रोजोम। ए फॉर एक्रोजोम, और ये मौजूद कहां होगा बेटा, एंटीरियर साइड, यानी कि ऊपर की तरफ होगा। क्लियर है। तो देखिए हेड दिख रहा है, हेड के एकदम एंटीरियर पोर्शन पे क्या है बेटा जी, एक्रोजोम। क्या होगा बेटा, एक्रोजोम। उसके जस्ट नीचे आप देखोगे न्यूक्लियस, दैट इज द इलोंगेटेड न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर में थोड़ा लंबा न्यूक्लियस देखेंगे आप, जिसके अंदर में आपका क्रोमोसोमल मटेरियल होगा, और बेसिकली अगर बात करें तो हैप्लॉइड मटेरियल होगा या डिप्लॉइड। ऑब्वियसली स्पर्म है तो क्या होगा बेटा, एन, यानी हैप्लॉइड जेनेटिक मटेरियल विल बी देयर। सो आप ध्यान रख लीजिएगा कि हेड जो पार्ट होगा, जो अभी हमने बोला हेड, यहां जो है हेड, हेड के अंदर में दो चीजें होंगी। पहला बेटा जी एक्रोजोम, क्या कहते हैं, जो एंटीरियर पोर्शन पे मिसाइल की तरह स्ट्रक्चर है उसको हमने बोला क्या बेटा, एक्रोजोम। वही क्या करेगा बेटा जी, एंट्री मारने में, किसके अंदर में, एंट्री करने में इनटू द ओवम में मदद करेगा। देखेंगे अभी क्यों। हेड के अंदर में जो दूसरा पार्ट है दैट इज द न्यूक्लियस। सो याद रखिएगा दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ द, क्या बेटा, किसके, हेड के दो पार्ट्स हैं। एंटीरियर में आपका एक्रोजोम होगा, और उसके जस्ट थोड़ा सा पीछे में है बेटा जी इलोंगेटेड न्यूक्लियस, जिसके अंदर में आपका क्या होगा, क्या होगा बेटा जी, जेनेटिक मटेरियल यानी कि हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर है जी, अरे क्लियर है जी। तो ये लिखा है द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। इलोंगेटेड पहले ही बोल दिया कि थोड़ा लंबा होगा, कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, जिसके अंदर में क्रोमोसोमल मटेरियल होगा, जिसके ऊपर क्या होता है, डीएनए आरएनए होता है। और ये क्या होगा बेटा, हैप्लॉइड। याद रखिएगा एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, यानी कि 23। कितने होंगे, 23। एंटीरियर पोर्शन ऑफ हेड, जो आप देख रहे हो हेड के ऊपर, जैसे हमें हेड है ना, हेड के ऊपर जब गर्मी पड़ती है तो क्या लगाते हैं, कैप। तो हेड है, हेड के ऊपर में जो एक रॉकेट की तरह स्ट्रक्चर जो उसके हेड पे है, कैप लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। तो इन द एंटीरियर पोर्शन ऑफ हेड अ कैप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज फाउंड कॉल्ड एज एक्रोजोम। सो एंटीरियर पोर्शन ऑफ हेड दैट इज कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एक्रोजोम। क्या बोलेंगे बेटा जी इसको, एक्रोजोम। ये जो एक्रोजोम होता है इसके अंदर में बहुत सारी इंजाइम्स होती हैं। एनसीईआरटी ने बस यही दे रखा है, दिस एक्रोजोम इज फिल्ड विद द various type of enzymes that help in fertilization of ovum। लेकिन
मैं जो भी एंजाइम है, जैसे कि कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है, बेसिकली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उन एंजाइम्स को बोलते हैं जो बेटा जी क्या करती हैं, पहले वाटर को ऐड करेंगी और वाटर को ऐड करके तोड़ती हैं। आज यह है, इसको तोड़ना है तो पहले क्या डालेंगी, वाटर। जैसे मान लीजिए ये है, इसको तोड़ना है तो पहले क्या करेंगे, वाटर डाल देंगी, फिर इसको ब्रेक कर देंगी, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। वाटर के प्रेजेंस में अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूट रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे एक्रोसोम के अंदर में बहुत सारी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं, जैसे कि हाइल्यूरोनिडेज, ठीक है, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है, फिर आपका जोनालाइसिन और एक्रोजिन। तो ये सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे। द एक्रोसोम इज फिल्ड विद द एंजाइम दैट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। इसके अंदर में बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्रोसोम और न्यूक्लियस डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें एक्रोसोम को डिस्कस करना है बेसिकली कि एक्रोसोम के अंदर में कौन कौन सी एंजाइम प्रेजेंट होती है। पहले आप इसको नोट डाउन कर लें। चलिए दोस्तों, तो देखिए जो मैंने बातें बोली कि जो एक्रोसोम पार्ट है ना, आपके जो स्पर्म का जो एक्रोसोम पार्ट है, इसके अंदर में बहुत सारी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाई जाती हैं जिनको हम स्पर्म लाइसिन्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये स्पर्म के अंदर में होती हैं और लाइटिक करने में, यानी कि स्पर्म का एक्चुअली में जाना किसके पास में है, एग के पास में। तो स्पर्म की जो एग की जो लेयर्स होती हैं उनको वो क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा और तब वो अंदर घुसेगा जी, तभी घुसेगा ना। तो ये स्पर्म लाइसिन होती हैं जो एग की जो लेयर्स है उनको क्या करेंगी, तोड़ेंगी और तब ओवम के से उनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। So hydrolytic enzymes also called as sperm lysins that dissolve the egg membrane, जो किसको डिसोल्व करेगा बेटा जी, एग मेम्ब्रेन को, एंड हेल्प स्पर्म टू एंटर इनटू द ओवम, जो किसके अंदर में एंटर करेंगे, ओवम में। तो स्पर्म लाइसिन या आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो कि आपके कहां पाए जाते हैं, कहां पाए जाएंगे, अगर मैं इस तरह से दिखा दूं कहां पाए जाएंगे बेटा जी, एक्रोसोम में। कहां पाए जाएंगे, एक्रोसोम में। तो कौन कौन सी एंजाइम है, देखिए पहली जो एंजाइम होगी हाइल्यूरोनिडेज, हाइल्यूरोनिडेज देख लीजिएगा, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। दूसरा है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ये वाला नहीं बेटा जो अभी चल रहा है कोरोना, वो नहीं, ये एक लेयर होती है आपके एग की, ठीक है, जो सबसे बाहर में लेयर होती है उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर में होता है जोना पेलुसिडा, तो वो लेयर्स होती है, देखेंगे। तो कौन कौन सी एंजाइम है, हाइल्यूरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और दूसरा जोनालाइसिन या उसी को बोलते हैं एक्रोजिन, ठीक है। इसके हर चीज का एक एक एंजाइम का हम फंक्शन देखेंगे जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। यहां पे मैंने दिखाया कि ये मान लीजिए ये आपका स्पर्म है, स्पर्म के अंदर में क्या है, एक्रोसोम, ये एक्रोसोम में ये सारी एंजाइम्स हैं, क्लियर है। और ये आपका एग है, एग या ओवा है, ठीक है। तो जो ओवा है उसके सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर जोना पेलुसिडिया, फिर होती है पेरीविटिलिन स्पेस, जो होते हैं विटेलिन स्पेस होगा, फिर उसके अंदर में पेरीविटिलिन पेरीविटिलिन स्पेस, और सबसे अंदर में ओवम होगा। तो इस स्पर्म को अगर जाना है ओवम से मिलने के लिए तो ये सारी लेयर को क्या करना पड़ेगा, पहले कोरोना रेडिएटर को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, इसको तब तो वो पहुंच पाएगा ओवम के पास में। तो इसीलिए यहाँ पे जो स्पर्म के अंदर में एक्रोसोम पार्ट होता है वहां पे ये सारी एंजाइम्स होती हैं, हाइल्यूरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और जोनालाइसिन या एक्रोजिन, जो अलग अलग लेयर्स जो है आपके एग की उनको डाइजेस्ट करता है ताकि आसानी से स्पर्म और एग का क्या हो सके, राजा और रानी का मिलन हो सके। नोट डाउन करेंगे। फिर अब हम नेक्स्ट से में पढ़ेंगे बेटा जी नेक रीजन, जो हमारा सेकेंड पार्ट है। चलिए बेटा जी, अब हम जो नेक्स्ट रीजन है दैट इज हेड के बाद जो सेकेंड वाला रीजन है दैट इज द नेक रीजन, उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो जब आप देखेंगे तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन अब इस पॉइंट पे होना चाहिए, इस पॉइंट पे,
ठीक है जी। सेकेंड पार्ट जो हम नेक को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां पे देखेंगे एक जो डॉटेड स्ट्रक्चर है जो ऊपर की तरफ है, एक डॉटेड स्ट्रक्चर है जो कि नीचे की तरफ है नेक रीजन में। तो बेटा जो ऊपर की तरफ है, जो आपके हेड के पास में है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और जो नीचे की तरफ है दैट इज कॉल्ड एज द डिस्टल सेंट्रियोल। तो मैंने बोल दिया कि बेटा नेक रीजन में बेसिकली, नेक रीजन में बेसिकली दो चीजें पाई जाएंगी। एक होगा जो ऊपर की तरफ होगा, उसको मैंने बोला प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, यानी जो हेड के से पास में होगा, एंड जो हेड से थोड़ा दूर होगा दैट इज कॉल्ड एज द डिस्टल सेंट्रियोल। अब दोनों का जो फंक्शन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, ये इसका फंक्शन आता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब। देखिए जैसे ही बेटा फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके बाद फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन होगा, यानी कि फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन होगा जो फर्टिलाइज एग में, वहां पे मदद करता है कौन बेटा? उस समय मदद करेगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन यहां मैंने लिख दिया प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दिस सेंट्रियोल, दिस वन प्लेज अ क्रूशियल रोल ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लीवेज। ध्यान रखिएगा, पहला जो क्लीवेज होगा, फर्स्ट क्लीवेज ऑफ फर्टिलाइज एग, यानी कि एग जो होगा फर्टिलाइज हो जाएगा, यानी कि जाइगोट फॉर्म्ड हो जाएगा ना जी, उस समय की बात हो रही है। तो याद रखिएगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कब मदद करेगा? ये क्रूशियल रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन। जब पहला क्लीवेज डिवीजन होगा किसके अंदर में? एग के अंदर में, फर्टिलाइज एग के अंदर में। चूंकि देखिए स्पर्म है, स्पर्म किसके अंदर में घुस रहा है? सपोज दिस इज द एग, दिस इज द स्पर्म, मूव करके एग के अंदर में घुसेगा, तब एग में डिवीजन स्टार्ट होता है, 2, 4, 8, 10 इस तरह से सेल्स बनना स्टार्ट होती हैं। तो जो पहला क्लीवेज डिवीजन होगा उसमें कौन मदद करेगा? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ऐसे भी याद कर सकते हैं, पहला पी फॉर पहला, पी फॉर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो पहला जो क्या होगा बेटा? क्लीवेज डिवीजन होगा, उसमें मदद करेगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। आप ये डिस्टल सेंट्रियोल देख पा रहे होंगे। ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है जो कि आपके नेक रीजन में है, ये अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से देख पाओगे तो वहां से एक फ्लैजिला डेवलप होके बाहर की तरफ निकल के आता है। यानी ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है ना बेटा जी, ये आपके फ्लैजिला के फॉर्मेशन में मदद करता है। देखिए मैंने बना भी दिया है फ्लैजिला। तो दिस डिस्टल सेंट्रियोल दैट इज प्रेजेंट इन द नेक रीजन helping in the formation of the flagella। और चूंकि फ्लैजिला ही मदद करता है बेटा जी किसका? मूवमेंट में, क्योंकि टेल जो होती है ना बहुत तेजी से इस तरह से मूव करती है। तो ये मूवमेंट आता कहां से है? तो बेटा टेल के अंदर में एक फ्लैजिला होती है जो आपके यहां से नेक रीजन से इलोंगेट होके, आप देखेंगे ध्यान से, एकदम पूरी टेल में फैली होती है। तो फ्लैजिला का डेवलपमेंट कराता है कौन सा बेटा? डिस्टल सेंट्रियोल। कौन सा सेंट्रियोल? डिस्टल सेंट्रियोल। सो मैंने लिख भी दिया फ्लैजिला इज डेवलप्ड बाय द डिस्टल सेंट्रियोल दैट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, आउट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, पूरे ह्यूमन बॉडी में कौन सा सेल फ्लैजिलेटेड है? बताइए, पूरे ह्यूमन बॉडी में कौन सा सेल फ्लैजिलेटेड है? तो जैसे कि मैंने बोला कि स्पर्म में क्या बेटा? फ्लैजिला, और इसी फ्लैजिला की वजह से वो मूव कर पाता है। क्लियर है जी? तो भैया एकमात्र सेल ह्यूमन बॉडी में है जो फ्लैजिलेटेड है, वो कौन है बेटा जी? कौन है? क्या बोलेंगे? स्पर्म। क्या बोलेंगे बेटा जी? स्पर्म। सो स्पर्म मैंने लिख भी दिया, स्पर्म इज द ओनली फ्लैजिलेटेड सेल इन ह्यूमन बॉडी दैट हेल्प टेल टू मूव। ये टेल मूव कर रहा है, किसकी वजह से मूव कर रहा है? फ्लैजिला की वजह से ही कर रहा है। और ये फ्लैजिला डेवलप हुआ है बाय द डिस्टल सेंट्रियोल दैट इज प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ व्हाट बेटा? सेंट्रियोल प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ व्हाट? नेक। किस रीजन में है? नेक रीजन में प्रेजेंट है। नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये आपका नेक रीजन है। अब हम जो तीसरी बात करेंगे दैट इज द मिडिल पीस जी।
क्लियर है जी। तो आप मिडिल पीस को देखेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। देखिए जो थर्ड वाला रीजन है दैट इज द मिडिल पीस। ये जो मिडिल पीस होता है ना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द स्पर्म। व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ पावर हाउस ऑफ द स्पर्म? देखिए क्योंकि जब आप मिडिल पीस को देखोगे जस्ट लाइक दैट, ये आपका मान लीजिए कौन सा पीस है बेटा जी? मिडिल पीस। ओके जी। ये जो मिडिल पीस वाला पोर्शन है, यहां पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है। चलिए देखिए, जब आप पढ़ेंगे मोस्ट ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन यानी एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है कहां बेटा जी? माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट ऑफ द बातें कर रहा हूं, सभी नहीं लेकिन मोस्टली अगर बात करेंगे तो एटीपी प्रोडक्शन कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बेटा यानी कि रेस्पायरेशन कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया सेल में। जैसे मान लो ये है माइटोकॉन्ड्रिया सेल, ठीक है जी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा क्या क्या चाहिए? ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये टूटेगा कोई भी कंपाउंड में, जैसे मान लो पाइरुवेट में टूटेगा और क्या देगा? एटीपी यानी एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अरे दिख रहा है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो देखिएगा ये जो रिएक्शन हो रहा है यानी कि जो आपका रेस्पायरेशन होगा जहां पे कॉम्प्लेक्स मटेरियल सिंपल में टूटती है, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी सिंपल प्रोसेस से आपको क्या मिलती है? एनर्जी। देखो मुझे तो नहीं चाहिए, यहाँ पे स्पर्म को चाहिए, स्पर्म की बात हो रही है। तो जब हम देखते हैं बेटा स्पर्म का टेल काफी तेजी से मूव कर रहा है, काफी तेजी से मूव कर रहा है बेटा जी, तो मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? बेसिकली चाहिए। तो जो टेल का जो मूवमेंट होता है, स्पर्म की जो टेल रहती है उसका मूवमेंट कराने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी बेसिकली मिलता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया से। एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर मिडिल पीस। और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है कहां पे बेटा जी? मिडिल पीस में। यहां पे जब आप देखेंगे जिस तरह से, जैसे ये है, ये एक क्या बेटा जी? माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां पे एक ही माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी बेटा, यहां पे बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होंगी जिसके अंदर में क्या होगा बेटा जी? रेस्पायरेशन। जिसके अंदर में क्या होता रहेगा? रेस्पायरेशन होता रहेगा। सॉरी एक मिनट, चलिए यहां पे मैंने बोला इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया मदद करेगा किस चीज में बेटा जी? रेस्पायरेशन में। और रेस्पायरेशन से क्या मिलेगी? एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में किसका प्रोडक्शन हो रहा है? एटीपी का। यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया 25 से 30 होती है और इसी तरह से स्ट्रक्चरली इस तरह से प्रेजेंट होती है, इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं और ये 2017 में पूछा गया था, ठीक है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन ईयर 2017। ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, जहां 25 से 30 माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होती हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेबनकन। क्या बोलेंगे बेटा जी? नेबनकन, ठीक है जी। जहां इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 25 to 30 माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, नेबनकन। नोट डाउन कर लीजिएगा। सो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली मदद करता है किस चीज में? एटीपी के फॉर्मेशन में। वहीं पे क्या हो जाएगा? आपका ग्लाइकोलाइसिस होगा, ये फेजेस चलेंगी जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और ये एटीपी जो एनर्जी बन रही है ये मूवमेंट में मदद करती है, टेल के मूवमेंट में मदद करती है। तो ये एक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, 2 3 4 इस तरह से करते करते 20 25 या 25 से 30 माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होती है स्पाइरली। अगर देखोगे तो ये स्पाइरल अरेंजमेंट है। ये जो स्पाइरल अरेंजमेंट होता है, ये जो स्पाइरल अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? नेबनकन। क्या बोलेंगे बेटा जी? नेबनकन। सो लिख भी दिया, द मिडिल पीस पोजेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया
नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितनी हो गई, 25 से 30 होंगी, जो कि बेसिकली मदद करती है किस चीज में, एनर्जी प्रोडक्शन में, विच प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ टेल, दिस फैसिलिटेट। अब भैया ये तो मुझे मालूम है बेटा, देखो हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म अगर मूव नहीं करेगा तो एक तक पहुंचेगा कैसे, तो बेटा टेल का मूवमेंट होता है, तो मोटेलिटी ऑफ स्पर्म इज ड्यू टू द टेल, तो दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटेलिटी, दैट इज एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। नाउ द लास्ट पार्ट दैट वी आर डिस्कसिंग द टेल। सो टेल के अंदर में क्या होगा बेटा जी, फ्लैजिला, डिस्कस ही कर लेते हैं। फोर्थ वन दैट इज द टेल पोर्शन, इट कंटेन्स, इसके अंदर में क्या होगा बेटा जी, फ्लैजिला दैट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म, और ये स्पर्म के मूवमेंट में मदद करेगा ताकि स्पर्म जाए और रानी से मिलके आए, और क्या होगा बेटा जी, फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, नोट डाउन कर लीजिएगा, डाल दीजिए, ये देखिए। चलिए दोस्तों, अब एक टर्म है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, जिसे मुझे आप लोगों को बताना है, ठीक है। देखिए, अगर मैं बोलूं मैं एक मेल हूं, मेरी तरह आप अगर मेल हो, या मेरी तरफ दुनिया में कोई भी मेल हो, कोई भी, ठीक है, हम सब बेटा मिलीनियर है, क्या बेटा जी, मिलीनियर, हमारे पास मिलियंस में है, क्या बेटा जी, मिलियंस में है, हम मिलीनियर हैं, तुमको विश्वास नहीं है, हम सब के सब मिलीनियर हैं। अगर आप मेल हो, चलता फिरता मेल हो, तो आप मिलीनियर हो, लेकिन किस कंटेस्ट में बेटा जी, ये भी ध्यान रखिए, पैसे में नहीं, किस कंटेस्ट में मैं बात कर रहा हूं, तो स्पर्म के कंटेस्ट में अगर मैं बोलूं तो हम आप कोई भी मेल है वो मिलीनियर होता है। क्यों, क्योंकि बेटा जी एक बार इजैकुलेशन होता है। देखिए, जो मैंने एक टर्म बताया था दैट इज द इजैकुलेशन, और वहां मैंने लिखा था कि लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द मेल बॉडी। तो बेसिकली बेटा जी मैं उसको स्पर्म नहीं बोलूंगा, क्योंकि बेटा देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकला स्पर्म, उसके बाद आपके बहुत सारे सेमाइनल प्लाज्मा, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड्स, कॉपर्स ग्लैंड, ये सब ने क्या किया, अपना अपना सिक्रेशन डाला, और तब वो बन गया क्या बेटा जी, सीमेन। तो जो बाहर निकलता है पेनिस से, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा सीमेन। तो जो करेक्ट वर्ड होगा, जो बाहर की तरफ, जो पेनिस से बाहर निकलता है, जो विस्कस टाइप का फ्लूइड निकलता है, वो होता है बेटा सीमेन होगा, ना कि स्पर्म। हाँ, सीमेन का कुछ परसेंटेज जो होता है स्पर्म फॉर्म करता है, जो हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो इजैकुलेशन का मतलब होता है बेटा जी, ध्यान से देखिएगा, इजैकुलेशन का मतलब क्या हुआ, लिबरेशन ऑफ सीमेन, ध्यान रखिएगा, स्पर्म नहीं, गलती से पिछली बार बोल, उसके लिए सॉरी। सो लिबरेशन जो होता है, सीमन का जो लिबरेशन होता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ मेल इज कॉल्ड एज इजैकुलेशन। उसको क्या बोलेंगे बेटा जी, इजैकुलेशन। क्लियर है जी। हम स्पर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि स्पर्म निकलता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, फिर वो जाता है आपके एक्सेसरी डक्ट से, फिर आपकी बहुत सारी सिक्रेशन होती है सेमाइनल वेसिकल की, प्रोस्टेट ग्लैंड की, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के, तो वो सीमेन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो जो बाहर निकलता है वो बेसिकली रहेगा क्या, पेनिस से बाहर, वो निकलेगा सीमेन। सो लिबरेशन ऑफ सीमेन फ्रॉम द बॉडी ऑफ मेल इज कॉल्ड एज इजैकुलेशन। क्या होगा बेटा जी, इजैकुलेशन। अब देखिएगा, एक बार में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है बिटवीन मेल एंड फीमेल के बीच में, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है यानी कि कोइटस हो रहा है, कोइटस का मतलब होगा जहां मेल और फीमेल सेक्सुअली इंटरकोर्स कर रहे हैं, ठीक है जी। तो एक बार का जब मेल का इजैकुलेशन होता है तो बेटा 200 से लेके 300 यानी कि 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म आर इजैकुलेटेड। क्या बोलेंगे बेटा जी, कितना बोलेंगे बेटा जी, ध्यान रखिएगा, 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म आर इजैकुलेटेड। क्या बोलेंगे, इजैकुलेटेड। सो द ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट, ये डाटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कितना मिलियन बेटा, 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म्स पर इजैकुलेशन। तो क्वेश्चन ऐसे दे दे, 200 to 300 मिलियन पर इजैकुलेशन, ये एक ऑप्शन दे दे, 100 to 300 मिलियन पर इजैकुलेशन, स्पर्म का जो प्रोडक्शन हो रहा है,
या दे दे 500 मिलियन पर इजैकुलेशन, या दे दे 800 मिलियन पर इजैकुलेशन। तो याद रखिएगा जो एनसीईआरटी में डाटा दे रखा है वही आप टिक करके आएंगे कि एक बार का जब इजैकुलेशन होगा तो 200 to 300 मिलियन स्पर्म निकलेगा पर इजैकुलेशन। क्लियर है जी? सो यही लिख रहा है द ह्यूमन मैन इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग अ कोइटस। कोइटस का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑफ विच फॉर एटलीस्ट, उसमें से बेटा जी अगर मान लीजिए 100% स्पर्म आया है तो उसमें से बेटा जी केवल 60% स्पर्म ही होता है नॉर्मल शेप एंड साइज का होगा, बाकी 40% अब नॉर्मल होगा। उसका हेड ऐसे होगा, टेल नहीं होगी, तो क्या होगा? वो तो ऐसे ही क्या हो गया? नॉन फंक्शनल हो गया। तो देखिए 200 to 300 मिलियन स्पर्म आया, इजैकुलेशन कितना बेटा? 1 इजैकुलेशन। ध्यान रखिएगा एक इजैकुलेशन में कितना स्पर्म आया? 200 to 300 मिलियन स्पर्म। उसमें से 60% जो था नॉर्मल शेप एंड साइज का रहेगा। ठीक है, 60% नॉर्मल शेप एंड साइज का रहेगा जो कि फर्टिलाइजेशन के कैपेबल होगा। 40% एबनॉर्मल शेप एंड साइज का होगा। ये क्या हो गया? यहीं पे डैमेज हो गया, खत्म हो गया। अब ये जो 60% है ना, 60% में से भी 40% जो होगा वो काफी तेजी से मूव करेगा। 40% ऑफ देम शोज विग्रस मोर्टेलिटी, बहुत तेजी से मूव करेगा, बहुत जल्दी जल्दी मूव करेगा। तो 20% जो होगा वो क्या होगा बेटा? ऑफ देम शोज लेस मोर्टेलिटी। ओके, यहां पे बेटा रेस लगी हुई है, रेस। जो पहले पहुंचेगा, कहां पहुंचना है, कहां पहुंचना है, कम पहुंचना है, कहां, अरे भैया एक के पास पहुंचना है, रेस लगी हुई है। तो रेस में पीछे कौन हो गया? 20% तो पहले ही क्या हो गया? मोर्टेलिटी जिनकी कम थी उनका भी स्वाहा हो जाएगा। देखिए 200 to 300 मिलियन स्पर्म था जिसमें 60% नॉर्मल शेप एंड साइज के हुए हैं जो कि फर्टिलाइजेशन करने लायक है। 40% कितना है बेटा? एबनॉर्मल के, पहले ही खत्म। फिर इन 60% में से भी 40% जिनमें काफी तेजी से मूवमेंट हो सकता था, विग्रस मोर्टेलिटी, वो बहुत ही आगे निकल जाएंगे। 20% क्या होगा? लेस मोर्टेलिटी वाले रह जाएंगे, तो वो पीछे निकल रह जाएंगे और फिर डैमेज हो जाएंगे, मर जाएंगे। बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कत्लेआम चलता है, जानते हो? 1 egg इज फर्टिलाइज्ड बाय 1 स्पर्म। और जो उसके पास में अगर देखोगे जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से स्पर्म जाता है तो केवल आपका एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पे या एम्पुला पे केवल 200, ओनली 200, ये पूरा 200 to 300 मिलियन में से केवल 200 के आसपास ही पहुंच पाते हैं आपके एम्पुलर रीजन पे, बाकी सारे का कत्लेआम हो जाता है। तो ये डाटा याद रखिएगा, 200 to 300 मिलियन स्पर्म, उसमें 60% नॉर्मल शेप एंड साइज के होंगे। ये डाटा नहीं दे रखा है, ठीक है? तो भाई 60 तो दे रखा है, तो 40 क्या होंगे? अब नॉर्मल, काम खत्म। ठीक, 60 में से बोला, 60 में से आउट ऑफ देम बोलता है, आउट ऑफ देम। ध्यान रखिएगा एटलीस्ट 40% ऑफ देम, यानी कि इसकी बात करें, इसमें से 40%। देखिए फिर से पढ़िए इस लाइन को, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एटलीस्ट, एंड 40% ऑफ देम का मतलब 60% का जो 40% है वो शो करता है विग्रस मोर्टेलिटी, बहुत तेजी से मूव करता है, तो बहुत जल्दी जाएगा। आपके एक के पास में 20% शो करता है लेस मोर्टेलिटी, मार दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे, ये दे रखा है इजैकुलेशन के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट सेक्शन होगा उसमें हम पूरी तरह से सीमेन को समझने की कोशिश करेंगे, जो आपके 2-3 लाइन में दे रखा है उसको हम खत्म करेंगे। बस इसको कर लीजिए आप। चलिए दोस्तों, अब जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है जिसे हम समझना चाहेंगे दैट इज द सीमेन। ठीक है, थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं कि ये बेसिकली सीमेन होता क्या है, लेकिन एनसीईआरटी के पार्टिकुलरली ये 48 पेज नंबर पे दे रखा है, तो इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। देखिए जो दे रखा है ईच एंड एवरी लाइन में, जो वो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, उससे पहले थोड़ा सुनिएगा। देखिए स्पर्म जो होता है बेसिकली प्रोड्यूस होता है आपके टेस्टिस में, और टेस्टिस में भी कहां पे बेटा जी? सेमिनी, अगर याद होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, यहां से बेसिकली स्पर्म निकलता है।
लेकिन जब ये जाता है बेटा जी आपके जो डक्ट होती है मेल एक्सेसरी डक्ट, जैसे कि रेटी टेस्टिस हो गया, आपका क्या हो जाएगा वासाई फ्रंटिया हो गया, आपका एपिडिडेमिस हो गया, आपका दैट इज वास डिफरेंस हो गया, ये मेल एक्सेसरी डक्ट से जाएगा। तो इनका कुछ कुछ सिक्रेशन ये अपना डालते रहती हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सिक्रेशन जो आएगा इसके बाद में, आपके 3 ग्लैंड्स हैं जो कि ग्लैंड की तरह काम। पहला है सेमाइनल वेसिकल जो कि अपना सेमाइनल फ्लूइड डालेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेटिक फ्लूइड डालेगा, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड वो भी अपना फ्लूइड डालेगा। तो सब अपना सिक्रेशन ऐड करेंगे। इधर से गया, यहां से सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से क्या निकला स्पर्म और सबका सिक्रेशन जोड़ दीजिए। तो स्पर्म और सबका सिक्रेशन जोड़ देंगे तो पेनिस के बाहर एक व्हाइट मिल्की लिक्विड जो निकलता है दैट इज कॉल्ड एज द सीमेन। तो यही मैंने बोला सीमेन इज अ मिल्की लिक्विड। क्या बोलते हैं बेटा, ये एक मिल्की लिक्विड है विच इज इजैक्युलेटेड बाय द पेनिस ऑफ मेल एट द एंड ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। यानी बेटा जब कोइटस होता है उसके एंड पे एक व्हाइटिश फ्लूइड जो बाहर निकलता है उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा जी सीमेन। और सीमेन क्या कंस्टिट्यूट करता है, देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या निकला स्पर्म। उसके बाद जितनी भी सारी ग्लैंड्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड, सेमाइनल वेसिकल का फ्लूइड, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड का एक फ्लूइड। याद है हमने बताया था कि बल्ब, मेहमान आ गए हैं, बल्ब लेके आओ, यानी कि बल्ब जलाओ, बाराती आ गए हैं, अब ये बाहर निकलने के लिए उत्सुक है। तो इधर से आए, ठीक है। तो जो व्हाइट मिल्की लिक्विड निकलता है उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा जी सीमेन, ठीक है। सो स्पर्म रिलीज, स्पर्म कहां से रिलीज होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, बता ही दिया कहां से रिलीज होगा। एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट्स, कौन कौन सी एक्सेसरी डक्ट बता ही दिया, रेटी टेस्टिस, वासाई फ्रंटिया, एपिडिडेमिस, वास डिफरेंस। इसमें हमने बोला भी था फंक्शनल मैच्योरेशन जो होती है वो होगी एपिडिडेमिस में, क्योंकि एपिडिडेमिस से पहले अगर आपका रहता है क्या स्पर्म, तो उसकी जो टेल होती है वो नॉन फंक्शनल होती है, मूव नहीं करती है, लेकिन वो फंक्शनली जाके मैच्योर हो जाती है। कहां पे बेटा, एपिडिडेमिस में। तो वहां पे उसका मैच्योरेशन होता है, ठीक है, ठीक है। क्या होगा, मैच्योरेशन। फंक्शनल मैच्योरेशन होगा कहां पे, वो अलग एक पार्ट है, कैपेसिटेशन जो मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो आप जाइएगा वीडियो में लिंक में और देख सकते हैं, 2nd या 3rd लेक्चर में होगा कैपेसिटेशन। जो स्पर्म का मैच्योरेशन होगा वो होता है एपिडिडेमिस में। तो कह रहा है, अब देखिए मैंने बोला सिक्रेशन सबका, कुछ कुछ सिक्रेशन जो आते हैं आपके एक्सेसरी डक्ट भी सिक्रेट करती हैं, ध्यान रखिएगा। जो भी एक्सेसरी डक्ट होती है वो भी कुछ कुछ चीजें सिक्रेट करती है, क्योंकि एनसीईआरटी मेंशन कर रही है। सिक्रेशन ऑफ एपिडिडेमिस कह रही है, वास डिफरेंस कह रही है, फिर कह रहा है ये तो मुझे मालूम है सेमाइनल वेसिकल का सिक्रेशन होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन होगा, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन होगा। ये सारे चीजों का सिक्रेशन एसेंशियल होता है फॉर द मैच्योरेशन। किसके लिए बेटा जी, मैच्योरेशन एंड मोटेलिटी, यानी स्पर्म की मोटेलिटी को मेंटेन करना है, उसको मैच्योर बनाना है, अच्छा बनाना है, ताकि वो अच्छे से कहां पहुंच पाए, एक के पास पहुंच जाए। इसके लिए इन सब का सिक्रेशन जरूरी है। तो इसमें कुछ आपके एपिडिडेमिस, वास डिफरेंस दे रखा है, यानी कि एक्सेसरी डक्ट से भी कुछ कुछ चीजें सिक्रेट होती रहती हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो डिफाइन किया गया है सीमेन को, वो क्या बोला गया है, द सेमाइनल प्लाज्मा। क्या बोल रहा है, द सेमाइनल प्लाज्मा along with sperm constitute the semen। तो एक्चुअली कहना क्या चाहता है, देखिए सीमेन का जब आप परसेंटेज देखेंगे तो उसमें स्पर्म का परसेंटेज काफी कम है, वो है बेटा जी केवल 10%। फिर जो सेमाइनल फ्लूइड निकलेगी सेमाइनल वेसिकल से, वो आपके सीमेन का कितना परसेंटेज बनाती है, 60%। और जो बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसका जो सिक्रेशन होगा वो कितना बनाएंगे, 10%। क्लियर है। आप स्पर्म को छोड़ दीजिए, स्पर्म को छोड़ने के बाद जितनी भी ग्लैंड है, कौन कौन सी, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, इन सब का सिक्रेशन जो हो रहा है 60+10 यानी 70% का, यही कहलाता है सेमाइनल प्लाज्मा। क्या हो गया बेटा जी, सेमाइनल प्लाज्मा इज बेसिकली क्या, सेमाइनल वेसिकल, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रेशन होगा उसको हम लोग सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं। तो सीमेन इज इक्वल टू हो गया क्या जी, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस आपका स्पर्म, ठीक है जी। स्पर्म केवल 10% है, सेमाइनल प्लाज्मा
कंस्टिट्यूट करेगा जी, सॉरी ये बेटा जी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड 30% है, सॉरी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड कितना है, 10% गलती से लिख दिया था, 30% होगा। 30% 60 + 10 टोटल 100% होता है, ठीक है जी। तो सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म ये कंस्टिट्यूट करता है सीमेन को, याद रखिएगा। सेमाइनल प्लाज्मा किसको बोलेंगे, तो सेमाइनल वेसिकल से जो आ रहा है 60% सीमेन का, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड से आ रहा है बेटा जी 30% आपके सीमेन का। तो सेमाइनल वेसिकल, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड जो ग्लैंड्स होगी उनका सिक्रेशन वो कहलाएगा सेमाइनल प्लाज्मा, और स्पर्म अलग से होगा, ठीक। तो सीमेन इक्वल टू सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, नोट डाउन कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे से। एक लाइन दो लाइन और दे रखी है, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत चीज बताना पड़ेगा। दैट इज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए भी आपका मेल सेक्स हार्मोन दैट इज द एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम करने की कोशिश करेंगे। पहले इसको कंप्लीट करें। चलिए, तो जो लास्ट लाइन देखेंगे आप, तो वहां टेस्टोस्टेरोन के बारे में दे रखा है। क्या बोलती है जो एनसीईआरटी, द फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट्स, यानी बेटा जो मेल एक्सेसरी डक्ट्स हैं, यानी वही आपकी रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंटिया, आपका एपिडिडेमिस, वास डिफरेंस एंड ग्लैंड्स, जो भी ग्लैंड्स हैं जो अभी हमने पढ़े, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो बल्ब जला के आई थी, आपका सेमाइनल वेसिकल हो गया, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ये सब का फंक्शनल मैचुरेशन या उनका डेवलपमेंट जो होता है केवल पॉसिबल होता है किसके द्वारा बेटा, बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन। यानी फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट्स या फिर ग्लैंड्स, इसको मेंटेन करने में कौन मदद करता है, आपका टेस्टिकुलर हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज द एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके बाद में बेटा बहुत सारी चीजें नहीं दे रखी हैं, लेकिन कभी कभार पूछ लेता है। ये जो 8th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन इज द हार्मोन, ओके, दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द टेस्टिस। ये बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल, क्योंकि बेटा मेल में निकलेगा ना टेस्टोस्टेरोन, तो मेल की बात करेंगे। देखिए, जब मेल की प्यूबर्टी आती है बिटवीन 13 to 16 ईयर्स के बीच में, जब मेल क्या हो जाता है बेटा, मेल बच्चा जो होता है बच्चा नहीं रह जाता, वो एडोलेसेंस एज में आ जाता है, यानी वहां पे उसके सेक्स ऑर्गन मैच्योर हो जाते हैं ताकि वो स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस समय में जब स्पर्म प्रोडक्शन होगा तो साथ साथ में आपका टेस्टोस्टेरोन भी सीक्रेट होगा। ये टेस्टोस्टेरोन के चलते ही मेल की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सो द चेंजेस विच अकर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी called as secondary sexual characters, okay, changes which occur at time of puberty called as secondary sexual characters। तो देखिए ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं आपके मेल में, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले इंक्रीज इन हाइट, हाइट का क्या होता है बेटा, इंक्रीजमेंट हो जाता है। ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर एंड चेस्ट, शोल्डर या शोल्डर शोल्डर शोल्डर, दिस इज द शोल्डर, ये धीरे धीरे ब्रॉड होने लगता है, चेस्ट भी ब्रॉड होने लगती है। थर्ड दैट इज द प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट। देखिए आर्मपिट है, यहां पे भी डेवलपमेंट हो जाएगा, प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट या आर्मपिट हेयर डेवलपमेंट। तो अलग अलग जगह पे आपके जो जेनाइटल रीजन्स होते हैं, जेनाइटल रीजन जो होते हैं, जो आपका टेस्टिस के आसपास का रीजन होगा उसको हम लोग जेनाइटल रीजन्स बोलते हैं, वहां पे जो हेयर डेवलप होती है उसको बोलते हैं प्यूबिक हेयर। सो प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट हो जाएगा। ये आर्म के अंदर में जो एरिया है जिसको आर्मपिट कहते हैं, यहाँ पे भी हेयर का डेवलपमेंट हो जाएगा। चेस्ट के ऊपर हेयर का डेवलपमेंट हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड, दाढ़ी मूछ बनाते हैं ना एडोलेसेंस एज में, सो डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड एंड मुस्टेच, ये भी होगा आपका टेस्टोस्टेरोन की वजह से। लो पिच वॉइस, ध्यान रखिएगा बेटा, पत्नियां जब रोती हैं तो पड़ोसी बहुत जल्दी दौड़ के चले आते हैं, क्योंकि उनकी वॉइस की पिच बहुत ही ज्यादा होती है, दूर तलक जाती है, पड़ोसी तुरंत दौड़ के चला जाएगा। लेकिन हमको अगर पत्नी मारेगी तो हमको बचाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमारी क्या बेटा लो पिच वॉइस है, उनकी हाई पिच वॉइस होती है, ठीक है जी। तो ये लो पिच वॉइस होगी मेल में। इनलार्जमेंट ऑफ लेरिंग्स, लेरिंग्स का मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स, क्या बोलते हैं बेटा जी, कभी कभार आप देखेंगे कि लेरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज
वॉइस बॉक्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, वॉइस बॉक्स या लेरिंग्स बोलते हैं। लेरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। ओके, यहां पे ये गले वाले रीजन में हम देखेंगे, यहां पे एक चीज प्रोट्रूड करके बाहर में निकल आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो आपका ये लेरिंग्स होगा, वॉइस बॉक्स होगा, डेवलप करके बाहर की तरफ आ जाता है। एक स्ट्रक्चर जो यहाँ पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं बेटा, तो एडम्स एप्पल दोनों में होता है, मेल में फीमेल, लेकिन उसमें जो होता है बेटा नहीं ज्यादा डेवलप नहीं होगा फीमेल में, लेकिन हम लोगों में जो एडम्स एप्पल डेवलप होता है वो बाहर से देखा जा सकता है। तो इसका डेवलपमेंट हो जाएगा एनलार्जमेंट ऑफ लेरिंग्स या वॉइस बॉक्स। क्या बन जाएगा बेटा जी, एडम्स एप्पल। डीपनिंग ऑफ वॉइस, वॉइस क्या होगी, काफी भारी हो जाएगी, हॉर्स हो जाएगी, फटे बांस की तरह हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सिबेसियस ग्लैंड, बहुत ज्यादा गर्मी होने लगती है। ऑयल 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 जो प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है, जिसको हम लोग सिबेसियस ग्लैंड बोलते हैं। सिबेसियस ग्लैंड का मतलब ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, यानी कि अब यहाँ हमारी बॉडी में बहुत सारा ऑयल भी सीक्रेट होने लगेगा। ठीक है, अब यानी कि तेल निकाल लेना। ठीक, ग्रोथ ऑफ मसल, मस्कुलर ग्रोथ हो जाएगी। और मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन की अगर बात करें, टेस्टिस पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा। सो एक छोटा सा लेक्चर था, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, और उसके बाद सीमेन के जानने की कोशिश की, कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जाने। बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बेटा अपने दोस्तों में शेयर करें, और थोड़ी बहुत इस वीडियो को आप स्प्रेड करें, जिससे हमको भी हौसला मिलता रहे और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो एनसीईआरटी के एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने का हौसला बुलंद हो सके। थैंक यू।